हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 95 तक। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था अप टू क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स डायरेक्टली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 91 टू 95। तो देखिए, ये वाला जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 91 का, द करेक्ट नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर एंड द करेक्ट नंबर ऑफ एनेंशियमरिक पेयर ऑफ CO ट्राइन। तो ये जो लिगेंड है आपका ट्राइन ट्राइथिलीन टेट्रामीन, ये एक टेट्राडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो पहले तो चीज़ ये है कि बेटा आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इस लिगेंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम से समझ में आ जाएगा। ट्राई इथिलीन मतलब कितनी इथिलीन यूनिट होंगे, CH2 यूनिट होंगे, 3 होंगे। और टेट्रा अमीन है, 4 अमीन होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो NH2 CH2। मैं आपको पहले एक बात बता रहा हूँ, CH2 NH2, ये क्या होगा, इसको इथिलीन डायमीन कहेंगे। अरे ऐसे सोचो, CH2 ये क्या होता, इथिलीन होता ना, दिस इज इथिलीन। अब हमने क्या किया, हमने इसके एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और एक एक जगह क्या दे दिया, NH2 तो इसको क्या बोलेंगे, इथिलीन डायमीन। और इसी तरीके से कितने इथिलीन जोड़ने हैं, 3, और टेट्रामीन। तो क्या होता है कि इसका एक H निकाल के अगर मैं यहाँ पे CH2 NH2 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा डाइथिलीन ट्राइअमीन, क्योंकि 3 अमीन हो गए ना, एक NH2 ये, एक NH ये, एक ये, तो ये डाइन लिगेंड होता है। अभी ट्राइन है तो इसका एक H हटा के एक और लगा दो, CH2 NH2। तो आप देख सकते हो कितने अमीन हो गए, 1 2 3 और 4। और कितने इथिलीन यूनिट हो गए, ये एक इथिलीन यूनिट, एक ये 2 इथिलीन यूनिट, और ये 3 इथिलीन यूनिट। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइथिलीन टेट्रामीन। ठीक है, तो ये लिगेंड है। तो आपको बस ये देखना है कि जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो तो यहाँ से हो रहा है। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, यही 4 कोऑर्डिनेट करेंगे। इट्स अ टेट्राडेंटेट लिगेंड। और 2 हमारे पास Br ग्रुप है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आपको पता है 6 होता है 3D एलिमेंट्स का। तो इसके पूछा है कि कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है, इट्स अ मीडियम लेवल की डिफिकल्टी का हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका मिसलर एंड टार से डायरेक्टली पूछा गया सवाल है। ये मैं हर सेशन में ऑफलाइन बैचेस में अपने बच्चों को कराता हूँ, क्योंकि कुछ 2-3 स्पेसिफिक केस हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में मिलते हैं और ये उनमें से एक है। ठीक है, तो इस बार यही छपा छपाया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं ये पूरा हटा रहा हूँ, आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। तो अब देखिए मैं इसको ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ, इसके जो आइसोमर होंगे। पहला आइसोमर, तो इसके बेटे इसके टोटल जो होता है ना, 3 आइसोमर होते हैं एक्चुअली। एक होता है अल्फा आइसोमर, और एक होता है बीटा आइसोमर, और एक होता है ट्रांस। अल्फा और बीटा आइसोमर ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनकी एक क्या होगी, मिरर इमेज होगी। और ट्रांस वाला जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अब क्या है ना, एक्चुअली मॉडल्स होते हैं, अभी मेरे पास फिलहाल मॉडल्स नहीं है, नहीं तो मैं मॉडल्स आपको क्लियरली दिखा देता कि इस ट्रांस मॉलिक्यूल में जो रिंग्स होती हैं, जो चिलेट रिंग्स होती हैं, ये कोप्लेनर होती हैं। और प्लेन में अगर आ गया तो प्लेनोसिमेट्री आ जाएगी, इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, एकायरल। ठीक है, तो देखिए पहले मैं एक एक करके बना रहा हूँ। सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, कि आप जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसको बना लो। अब इसमें आपको पता है 2 NH2 ग्रुप थे, याद है जो ड्राइंग मैंने आपको बनाई थी लिगेंड्स की, और 2 NH थे। तो मैं इसको ऐसे प्लेस कर सकता हूँ, देखिए NH2 NH NH NH2, यही तो था। और इन दोनों के बीच में क्या था, इथिलीन यूनिट, CH2 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 CH2, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, Br। ये जो है वो आपका अल्फा आइसोमर है। और इसमें टू टू मतलब गलत हो गया कहने का, नो रिंग्स कोप्लेनर, कोई भी रिंग कोप्लेनर नहीं होगी इसमें। ठीक है, उठी हुई होगी, मतलब प्लेन से उठी हुई होगी। तो आप ये देख सकते हो, तो ये अल्फा आइसोमर, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, एक ये बनना है, और एग्जैक्टली एक इसकी आप क्या बना सकते हो, मिरर इमेज, है ना, बिल्कुल मिरर इमेज बना देना इसकी। मैं बना मिरर इमेज नहीं बना रहा, मैं तो बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल अगर कायरल है तो एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक इसकी मिरर इमेज होगी, तो ये एक एनेंशियोमेरिक पेयर हो गया। तो ये अल्फा आइसोमर। दूसरा आइसोमर कौन सा होता है बेटा आपका, दूसरा आइसोमर इसका बीटा आइसोमर। अब देखिए बेटा बीटा आइसोमर को कैसे बना रहा हूँ, वही है। अब देखिए मैंने इसको बॉन्ड को कैसे जोड़ूंगा, NH2 NH
ठीक है, ये NH और ये NH जो यहाँ था इसको यहाँ कर दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये CH2 CH2 और यहाँ पे Br और Br। नाउ यू कैन सी ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। और आप इसमें देख सकते हो कि ये वाली जो रिंग है, कौन सी, जो नीचे की तरफ मैंने बनाई, ये वाली रिंग, ये वाली रिंग, ओनली वन रिंग को प्लेनर और दूसरी कोई रिंग को प्लेनर नहीं है। तो ये है जो इसका, वो है आपका बीटा आइसोमर। ठीक है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है, तो ये होगा, तो एक इसकी क्या होगी, मिरर इमेज। तो कुछ नहीं किया, बस मैंने ये वाला बॉन्ड को जो था ना उठा के कहाँ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि रिंग का साइज़ बड़ा है, तो बड़े साइज़ के रिंग में क्या होता है, ये प्रॉब्लम नहीं आती। और तीसरा आइसोमर जो बनेगा वो उसका ट्रांस बनेगा। अब देखिए बेटे ट्रांस कैसे बना रहा हूँ, NH2 कलर मेरे को अलग यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं अलग यूज़ करूँ जस्ट फॉर कि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या है, कोबाल्ट, पहले मैं बॉन्ड्स बना लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये NH2 था, ठीक है, फिर क्या था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक बॉन्ड को उठा के यहाँ लगा दिया था। सेम चीज़ मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि व्हाट आई कैन डू वन थिंग, लुक, बेटर है कि मैं यहाँ से इसको ऐसे कर दूँ, ये NH2 यहाँ रख दूँ, एक NH2, क्योंकि मुझे ट्रांस बनाना है ना, तो सबसे अच्छा है कि मैं Br और Br को ट्रांस रख देता हूँ। ठीक है, ये NH हो गया और ये NH हो गया। अब कैसे होगा, CH2 CH2 ये होगा, CH2 CH2 ये होगा, CH2 CH2 ये होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो जब मैं इस तरीके से मॉलिक्यूल को ड्रॉ करूंगा ना, तो ये जो तीनों रिंग है मेरी, ये अब एक प्लेन में आ जाएंगे, ये कोप्लेनर हो जाएगी तीनों के तीनों रिंग। ऑल ऑल रिंग्स आर को प्लेनर, और उस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, कायरल हो जाएगा। तो पहले सवाल का जवाब कि इसने पूछा था टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तो एक अल्फा आइसोमर, एक इसकी मिरर इमेज, एक बीटा आइसोमर, एक इसकी मिरर इमेज और एक ये ट्रांस। तो टोटल कितने होंगे बेटा हमारे, 5 आइसोमर होंगे स्टीरियो आइसोमर। और एनेंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे, 2, क्योंकि पेयर तो यार जोड़े से तो 5 में से तो 2 ही जोड़ा बन पाएगा यार, है ना, तो ये तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है। तो ये आपके 3 स्टीरियो आइसोमर हैं जो इस कंपाउंड के होंगे। तो सही आंसर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, 5 और 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, शायद मेरा चेहरा यहाँ पे आ गया था, आप देख नहीं पाते, तो ये है ना, आप देख लो यहाँ पे, है ना, ये 3 जो स्टीरियो आइसोमर हैं ये है इसके मेन, मतलब टोटल तो 5 स्टीरियो आइसोमर है, मेन आपके ये 3 है, अल्फा आइसोमर, बीटा आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। नंबर ऑफ परमिटेड कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन वाटर मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट जीरो। ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का है एंड दिस इज समथिंग रेफर्ड टू एज द कंसेप्ट ऑफ रेसिडुअल एंट्रोपी। तो अल्टीमेटली रेसिडुअल एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है S इजिकल टू KLM W, वे W इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। तो उसने रेसिडुअल एंट्रोपी नहीं पूछी है, उसने बस ये पूछा है कि इन एन वाटर मॉलिक्यूल्स के एब्सोल्यूट जीरो पे कितने परमिटेड कॉन्फ़िगरेशन होंगे। ठीक है, तो मतलब W पूछा है उसने, तो ये कैसे निकालते हैं, तो दिस इज समथिंग क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉलिंग आइस रूल। यहाँ पे एक लगता है, अभी ये रूल समझाने बैठूंगा तो बहुत समय लगेगा, सिंपल समझ लो, है ना, आप तो कंसेप्ट समझो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तो बता रहा हूँ, पॉलिंग ने एक आइस रूल दिया था जिसने एक्सप्लेन किया था कि फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल इन अ आइस फॉर्म हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर कैन बी पॉसिबल इन द सॉलिड स्टेट एट एन एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज एक्सप्लेन बाय पॉलिंग आइस मॉडल। बट मैं आपको तो सिंपल लॉजिक से ही समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स को आप सॉलिड फॉर्म में लेते हो, जैसे आइस फॉर्म में लेते हो, तो आइस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में आपको पता है जब मॉलिक्यूल्स क्लोज पैक होते हैं, और क्लोज पैक होने के कारण क्या होगा, जो नॉर्मल वाटर है वो H2O होता है कुछ ऐसा, है ना, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है आइस में। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 2। मतलब टोटल इस मॉलिक्यूल में आप देखोगे वाटर के मॉलिक्यूल में, तो अगर एक समय पे, क्योंकि ये एक बना है, ऐसा पूरा 3D में होगा,
तो किसी भी वक्त आप नज़र फैलाओगे तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये टेट्राहेड्रली 4 हाइड्रोजन से आपको सराउंड होता हुआ दिखेगा। इनमें 2 टाइप के बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसको हम जनरली कह देते हैं फार बॉन्ड। फार बॉन्ड मतलब जो थोड़ा दूर बनेंगे, डिस्टेंट बॉन्ड, वीक बॉन्ड। और एक होता है ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो नॉर्मली बॉन्डिंग में एग्जिस्ट करता है। तो ये होता है। तो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है आपसे टोटल नंबर ऑफ परमिटेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इन 4 बॉन्ड्स को टेट्राहेड्रल पोजीशन में एक वाटर मॉलिक्यूल के आइस फॉर्म में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आप ही बताओ हमारे पास कितने बॉन्ड हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 4, जिसमें से 2 कोवेलेंट हैं और 2 हाइड्रोजन है। तो अभी मैं अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊं तो मैं आपसे पूछूं कि इन 4 बॉन्ड्स को टोटल पॉसिबल अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो सकते हैं, तो क्या बोलोगे? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक बॉन्ड को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 2। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि अगर किसी काम को करने के m तरीके हैं और किसी दूसरे काम को करने के n तरीके हैं तो टोटल इस काम को कितने तरीके से किया जा सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज विल बी m इंटू n। और हमेशा जब ये काउंट करो तो पहले काम को ख़त्म करने के बाद दूसरे की काउंटिंग स्टार्ट करना। तो दोनों इवेंट्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर ए से बी जाने के 2 रास्ते हैं और बी से सी जाने के 3 रास्ते हैं, तो बताओ ए से सी जाने के टोटल रास्ते कितने हो गए? तो ए से बी जाने के टोटल रास्ते 2, कोई सा भी एक पकड़ लो। बी से सी जाने के टोटल रास्ते कितने, 3, कोई से भी 3 पकड़ लो। तो टोटल रास्ते कितने हो गए, 5 नहीं हो गए बेटा, 6 हो गए। कैसे? ये वाला पाथ लो, ये वाला पाथ लो, ये वाला पाथ लो, ये वाला लो, ये वाला पाथ लो, ये वाला, मतलब पहले ए से बी ऐसे गए 1 और 2 से, 1 से गए और तो यहाँ तो ये 3 और फिर इसके 3, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत फेमस प्रिंसिपल है। मतलब किसी काम को करने के अगर m तरीके हैं और किसी दूसरे काम को करने के n तरीके हैं तो टोटल पॉसिबल वेज जिससे आप ये काम कर सकते हो वो है m इंटू n। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, 4। तो इन 4 बॉन्ड्स को टोटल कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है वही पूछ रहा है ये। तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रूल्स फॉलो किए, बिना किसी बॉन्डिंग के क्राइटेरिया को मानते हुए हम बस क्या देख रहे हैं, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन पर, है ना, अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं। तो आप ये बताओ एक बॉन्ड, कोई सा भी एक बॉन्ड पकड़ लो, एक बॉन्ड को हम कितने तरीके से इस वाटर मॉलिक्यूल में अरेंज कर सकते हैं? 2 तरीके से, या तो आप कोवेलेंट बॉन्ड बना लो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो, 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो एक बॉन्ड को अरेंज करने के तरीके कितने, 2, और ऐसे कितने टोटल, 4। तो टोटल तरीके 2 की पावर 4, m इंटू एन इंटू एन इंटू एन, 2 की पावर 4 कितने हो गए, 16। तो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉन्ड्स टेट्राहेड्रली अराउंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज कितना, 16। लेकिन क्या ये 16 हमारा सही आंसर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें रूल भी फॉलो करना है। इन 16 में से आपने क्या किया है, सारे पॉसिबल अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन ले लिए हैं। मतलब आपने क्या किया है, इनमें से एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें चारों को हाइड्रोजन बॉन्ड दे दिया हो, एक ऐसा हो सकता है कि जिसमें चारों को कोवेलेंट दे दिया हो, एक ऐसा हो सकता है जिसमें से 3 को हाइड्रोजन दिया हो और 1 को कोवेलेंट दिया हो। पर ये सब तो अलाउड नहीं है। एक परफेक्ट वाटर मॉलिक्यूल के या एक वैलिड वाटर मॉलिक्यूल होने के लिए 2 बॉन्ड कोवेलेंट होना चाहिए और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसका मतलब 16 इज द नॉट द राइट आंसर। इसमें आपने क्या किया, बहुत सी चीज़ें गलत ले ली हैं जो रूल फॉलो नहीं करते। तो एक्चुअली कितने रूल फॉलो करते हैं वो भी आसान है निकालना। तो देखो हमारे पास टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 4। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 4। कितनों को कोवेलेंट रखना है, 2। तो कहने का मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, टोटल बॉन्ड 4 में से 2 बॉन्ड सेलेक्ट करने के टोटल पॉसिबल तरीके कितने होंगे, वो होगा 4c2। एनसीआर पढ़ा होगा अगर आपने। एनसीआर क्या देता है, एनसीआर आपको टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन। हमें इन 4 में से 2 बॉन्ड सेलेक्ट करने के टोटल पॉसिबल तरीके अगर देखने हैं तो वो 4c2 होगा। और फॉर्मूला क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बेटा कितना आएगा, 6 आएगा। तो किसी 2 को चुन लो और उसको या तो कोवेलेंट दे दो या तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड दे दो। तो इसका मतलब 16 में से हमारे लिए जो वैलिड कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं, 6 हैं। क्योंकि 4 में से हम 2 चुनेंगे और 2 को या तो कोवेलेंट, अब 2 को कोवेलेंट दोगे तो बाकी 2 को फिर हाइड्रोजन देना पड़ेगा, है ना, एंड वाइस वर्सा। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल जो एक्चुअली इस रूल को फॉलो करेंगे। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 6। हमारे लिए जो फेवरेबल कॉम्बिनेशन है या वैलिड कॉम्बिनेशन है वो कितने, 6। तो व्हाट इज द परसेंटेज,
6/16 या फ्रैक्शन 6/16। 6/16 को थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो कितना आ गया 3/8। 3/8 what? 3/8 is the probability of finding the water molecules having the possible valid arrangement in tetrahedral geometry। और ये एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए, एक के लिए 3/8 है, तो n वाटर मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा 3/8 की पावर n। मल्टीप्लाई होंगे सारी की सारी चीज़ें, एक के लिए 3/8 तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी 3/8, तीसरे की भी प्रोबेबिलिटी 3/8, तो n की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8 की पावर n। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हो गया आपका ऑप्शन खत्म, 2 की पावर 2n इंटू 3/8, क्योंकि 3/8 का फैक्टर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी में तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका 3। अच्छा, ये एडिशनल 2 की पावर 2n वाला फैक्टर क्यों आया, क्योंकि इसको अगर आप देखोगे तो जब आपने 3/8 निकाल तो लिया, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन लिया था इसमें क्या किया था कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका, है ना, इसमें तो 2 ही बॉन्ड है, और ये जो 2 हैं वो दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो बेसिकली जो 4 बॉन्ड के आपने टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट लिए, कितने वाटर मॉलिक्यूल के लिए लिए 4, सॉरी 2 के लिए लिए, मतलब ये जो 4 बॉन्ड के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वैलिड कॉम्बिनेशन निकाले 3/8, दिस इज फॉर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर यार सीधी सी बात है कि अगर 4 बॉन्ड के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं तो पर वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे 2। अरे मतलब ये जो 4 बॉन्ड के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, 4 बॉन्ड के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज फॉर 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो पर वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 2 बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए कितना, मतलब एक के लिए कितना आ गया 2, n के लिए कितना आ जाएगा n। यहाँ पे फैक्टर 2 की पावर 2n है। 2n क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने बॉन्ड से 2 बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये फैक्टर आ जाएगा कितना 2 की पावर 2n का, क्योंकि फॉर ईच वाटर मॉलिक्यूल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो देयर फिर भी 2 की फैक्टर 2n। हालांकि ये अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आपका आंसर तो निकल आ रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई। एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए टोटल पॉसिबल 2, तो n वाटर मॉलिक्यूल के लिए कितना 2n, सिंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ bonds, one is hydrogen bond and one is covalent bond, या 2 type of hydrogen atoms, तो total number of possible ways will be 2 की power 2n multiply by the number of allowed combination, so that will be कितना 3/8 की पावर। तो ये 3/8 का फैक्टर ये डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में। फॉर द कॉम्प्लेक्स NiRNH2 कॉम्प्लेक्स, इसके लिए स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट दिया हुआ है लैम्डा, म्यू इफेक्टिव पूछा है, फॉर द कॉम्प्लेक्स इज क्लोजेस्ट टू। तो ये आपको कोऑर्डिनेशन से सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है कि जो स्पिन ऑर्बिट, सॉरी मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट लैम्डा दिया है Ni2+ का, वो है 315 सेंटीमीटर इनवर्स। म्यू इफेक्टिव पूछा है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। तो देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है म्यू इफेक्टिव का, जहाँ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू SO। SO का मतलब होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इंटू 1 माइनस अल्फा लैम्डा बाई डेल्टा ओ। अब ये क्या है, देखो जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम निकालते हैं कंसिडरिंग ओनली द अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जो ये फार्मूला कितना होता है n इंटू n+2 का अंडर रूट, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ओनली कंसिडरिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो निकाल लेंगे। अल्फा लैम्डा बाई डेल्टा, तो लैम्डा जो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है कितना -315 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, डेल्टा ओ भी दिया हुआ है, देखो आपको कितना 12,600 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या नहीं दिया हुआ अल्फा की वैल्यू। अब बेटा ये आपको पता होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू 2 होती है अगर आपका जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो D होता है, और इसकी वैल्यू 4 होती है अगर आपका ग्राउंड स्टेट टर्म F होता है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि हमारा जो निकल है वो +2 कॉन्फ़िगरेशन है। +2 कॉन्फ़िगरेशन मतलब D8 का मतलब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म आएगा वो आएगा 3F। तो जो इसकी मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है और टर्म क्या है F है। फॉर द F टर्म देखो 3 से मतलब नहीं 3F हो या 4F हो, टर्म सिंबल से मतलब है। तो हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो F टर्म है, तो F टर्म के लिए हम अल्फा की वैल्यू कितनी लेंगे 4। नाउ वी कैन बस सिंपली प्लग एंड प्ले वाला है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, डेट इज कितना होगा
n इंटू एन प्लस टू, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए D8 में? देखो मैं बता देता हूँ, D8 है ना ये, वैसे तो आई होप कि आपको पता होगा, पर फिर भी 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3, जगह नहीं है, 4 5 6 तो यहीं हो गए, 7 और 8, तो ईजी ऑर्बिटल्स में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 2 का, तो कितना आएगा? रूट ऑफ 2 प्लस 2 कितना था? 4, रूट 8। ये आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, मैं अभी आपको कैलकुलेटर से निकालना भी सिखाऊंगा, है ना, क्योंकि हम सारे कैलकुलेशंस कैलकुलेटर के हिसाब से कर रहे हैं। तो कितना आ गया? ये हमारा रूट 8 आ गया, इंटू ब्रैकेट में क्या ले? 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करिए 4, लेमडा की वैल्यू पुट कीजिए -315 डिवाइडेड बाई डेल्टा हो 12600। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, तो एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो वहाँ लिखने की जगह नहीं होगी, पर फिर भी ये वैल्यूज़ ध्यान रखना। रूट 8 इंटू 1 माइनस ये वाला टर्म हमको करना है। तो ये माइनस माइनस तो पहली बात क्या हो जाएगा बेटा? हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो या अभी ऐसे मत करो, सीधे माइनस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करें। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो जो हमारा पहले कॉम्प्लेक्स टर्म है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। कौन सा? अल्फा लेमडा बाई डेल्टा हो, पहले ये निकालो, अल्फा लेमडा बाई डेल्टा हो। तो अल्फा कितना है? 4। ठीक है, लेमडा कितना है? माइनस, यही गलती हो गई, देखो 4 इंटू, माइनस पहले नहीं लिखेंगे, पहले 315 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। 4 इंटू माइनस 315, ये कितना हुआ? -1260 डिवाइडेड बाई 12600। ठीक है, कितना आया? -0.1। ये आ गया। अल्फा लेमडा बाई डेल्टा वो निकाल लिया। अब क्या करना है? 1 से इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस -0.1, तो कितना हो जाएगा? 1.1। ठीक है, और 1.1 हो गया। अब मल्टीप्लाई बाई रूट 8, स्क्वायर रूट 8 कितना आया? 2.82। कितना हो गया? 3.11, ये आ रहा है। 1.1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना आ रहा है बेटा? 3.11। तो इसका मतलब हमारा आंसर, चलिए हम वापस आते हैं, हमारा आंसर कितना आ गया? 3.11, डेट इज क्लोज टू ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 94 देखिए बेटा। ये मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा क्या था, डिफिकल्ट लेवल का है, डिफिकल्ट इन द सेंस विजुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ये जो रिएक्शन है वो सिंपली आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन रिएक्शन है, जो कि एक फेमस रिएक्शन है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन बनता है, आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साइक्लिक एस्टर्स, उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है? तो यहाँ पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वही इंपॉर्टेंट है। तो जो उसका प्रोजेक्शन है, जो इसको आपको देखना है, वो कैसे देखना है? वो एक मॉडल है हमारे पास जिसे हम कहते हैं हॉक मॉडल ऑफ एल्कीन, उसके फॉर्म में हमें ये पहले रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो हॉक मॉडल ये कहता है कि जो फेवर्ड कन्फर्मेशन है वो एल्कीन का, ये देखिए क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को मैं क्या करूँगा? ऐसे प्लेन में बना लूँगा, इसके साथ बगल वाले कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं, ये वाले कार्बन पे 3 ग्रुप हैं। एक फिनाइल जो ऊपर की तरफ है, एक बॉन्ड जो नीचे की तरफ है CH2 COH, और एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को क्या करो, आप ऐसे रख दो परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर आपको क्लियरली एक वाई बनता हुआ दिख रहा है, जो कि हमें एक न्यूमन प्रोजेक्शन में मिलता है, और यहाँ पे कोई है नहीं एल्कीन, तो ये, तो इस प्रोजेक्शन में आपको मॉलिक्यूल को रखना है, और अब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बड़ा ग्रुप है फिनाइल, ये कहाँ है? ऊपर की तरफ है, और एल्कीन प्लेनर होती है। दिस फिनाइल ग्रुप इज पॉइंटिंग अपवर्ड। तो जो आयोडिनेशन होगा, मतलब सबसे पहले जो I2 का फॉर्मेशन होगा, तो होता क्या है कि सबसे पहले जो एल्कीन है, इसकी रिएक्शन जब हम I2 के साथ कराते हैं, तो एक जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है आयोडोनियम आयन, I+ है। ठीक है, ये बनता है। अब ये बनेगा तो ये 2 जगह से बन सकता है, क्योंकि एल्कीन प्लेनर है, टॉप फेस से और बॉटम फेस से। लेकिन बेटा टॉप फेस पे तो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो टॉप फेस हिंडर्ड है, तो कहाँ से बनेगा? नीचे से बनेगा। तो फिनाइल ऊपर है, तो आयोडीन कहाँ से बनेगा? नीचे से बनेगा। तो इसी को मैं अगर एग्जैक्टली सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँ तो देखिए क्या होगा, C आयोडीन नीचे से आएगा, I+H। ठीक है, CH2 COOH
और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप ऊपर। ठीक है, ये है। अब आप पहले देखो तो इंटरमीडिएट हमारा कुछ ऐसा दिखना चाहिए सॉरी, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है, आयोडीन को ऊपर की तरफ बनाया है। तो ऊपर तो बन नहीं सकता, तो बेसिकली क्या करना है, मॉलिक्यूल को पलट देना है, जस्ट लाइक अपसाइड डाउन, पलट दो। तो पलटने से क्या होगा, जब आप ऐसे पलटोगे, नीचे से ऊपर पलटोगे, तो क्या होगा, जो ग्रुप नीचे है वो ऊपर चले जाएंगे, जो ग्रुप ऊपर के हैं वो नीचे चले जाएंगे। तो इस बॉन्ड को मैं अगर ऐसे पलट दूं अपसाइड डाउन, तो क्या होगा, जो फिनाइल ऊपर की तरफ था वो नीचे चला जाएगा, और ये जो CH2COH था वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो पहले मुझे देखना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अभी मैं पलट नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन नहीं क्लियर करना, सिंपल रखना है। पहले आपको बात समझ में आई, इंटरमीडिएट में आयोडीन आपको पलट के दिखाना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो CH2 बॉन्ड होगा ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ गया, ये हटा देता हूँ। ये वाला बॉन्ड जो अभी नीचे पॉइंट कर रहा है ये ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, ये वेज पर है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब बस मुझे जैसे इन्होंने दिया है वैसा का वैसा मैं देख लेता हूँ। C डबल बॉन्ड C इन्होंने यहाँ ऊपर बनाया है, ये नीचे है। ठीक है, अब इस कार्बन पे ये बॉन्ड जो नीचे था वो कहाँ बनाएगा, ऊपर बनाएगा। अब इसके साथ जो लगे ग्रुप्स हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मुझे डिसाइड करनी है कि वो कैसे होगी, COH। ठीक है, यहाँ तो HH लगा है, यहाँ तो HH लगा है। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ कि इनमें से मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सही से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा। अच्छा, PHB ग्रुप लगा हुआ है, तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखो बेटा, पहला ऑप्शन को अगर देखें, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो बॉन्ड्स मैंने बनाए, पहला ऑप्शन को अगर आप गौर से देखोगे तो पहले वाले ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, लेफ्ट वाले कार्बन पे फिनाइल बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड को ऊपर की तरफ दिखाया। ये हो सकता है, लेकिन हमारा जो मॉडल है जो हमने बनाया उसमें राइट में। तो अगर आप इसको लेफ्ट में ले जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को फिर पलटना पड़ेगा। फिर पलटोगे तो क्या होगा, फिर ये जो वेज वाला बॉन्ड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस कॉन्फर्मेशन में तो मॉलिक्यूल हो नहीं सकता ऐसे। मतलब यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे पलट के दिखा रहे हो, अगर आपको यहाँ दिखाना है इस चीज़ को, तो फिर ये वाला बॉन्ड कहाँ होना चाहिए था, डैश पर होना चाहिए था, लेकिन ये वेज पर है। तो पहले दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट कर दो, पहले दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब कौन सा ऑप्शन बचा, या तो तीसरा या तो चौथा ऑप्शन बचा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब कौन सा होगा ये डिसाइड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये डिप्रोटोनेट होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज बनता है। यही नेगेटिव चार्ज अटैक करता है किस पे, इस कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक। तो देखिए बेटा कितने नंबर की रिंग बनेगी, तो थोड़ा सा मैं अगर इसको और अच्छे से खोल दूँ आपके लिए, तो ये हो जाएगा CO माइनस C डबल बॉन्ड, और यही अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो कितने नंबर की रिंग बनी, 1 2, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 मेंबर की बन रही है। लेकिन मैं इसी को अगर यहां अटैक करवाता, कहाँ, यहाँ, तो कितने की बनती, 5 बनती। तो बेटा ध्यान रखना, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोनाइजेशन रिएक्शन हो, इसमें जब आपके पास चॉइस है कि 5 की बनाए कि 6 की बनाए, तो हम कौन सी बनाएंगे, रूल ऑफ 5 याद रखना, 5 मेंबर की रिंग। क्यों, 5 मेंबर की रिंग जो होती है वो जल्दी बनती है, और रेडिकल की रिएक्शन जो होती है ये भी क्या होती है, जल्दी होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल है, तुरंत ब्रेक करना चाहिए। दिस इज ऑल अंडर काइनेटिक कंट्रोल, और काइनेटिक्स को स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, उसको बस ये है कि कौन जल्दी बनाएगा। और वैसे भी स्टेबिलिटी देखें तो 5 और 6 में, 5 और 6 में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, नो डाउट 6 ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन बात यहाँ पे कि क्योंकि 3 मेंबर की रिंग को ब्रेक करना है और नेगेटिव चार्ज को अटैक करना है, तो दिस होल रिएक्शन इज अंडर काइनेटिक कंट्रोल। तो हम हमेशा इलेक्ट्रोनाइजेशन हो गया, फ्री रेडिकल की रिएक्शंस हो गई, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन हो गया, तो जो इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस होती है उसमें हम 5 मेंबर की रिंग ही एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर होगा ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, ये वाला बॉन्ड नहीं खुलेगा तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देगा ये वाले बॉन्ड को। ठीक है, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। तो जैसे ये वाला बॉन्ड खुला तो मैं आपको खोल देता हूँ, चलिए खोल दो, खोल दो, ये देखो खुल गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मोड ऑफ अटैक, कहाँ से अटैक हुआ। तो इस
ऑक्सीजन ने कहाँ से अटैक किया है? ऊपर से। क्यों? अरे बेटा ये वाला बॉन्ड क्या है? ऊपर है ना, तो इसी से लगी ग्रुप है। तो जब आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखोगे, ऐसे मॉलिक्यूल को व्यू करोगे, तो कौन सा बॉन्ड आपको सामने की तरफ दिखेगा? ये वाला बॉन्ड। और यही वाला बॉन्ड जाके इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो डेफिनेटली ये जो आपको 5 नंबर की रिंग बनेगी, उसमें ये वाले कार्बन पे ये जो बनी कार्बोक्सिलिक एसिड पे, इस पे ये जो फिनाइल ग्रुप है वो कहाँ दिखेगा? ऊपर की तरफ। और यहाँ पे ये इसके साथ क्या लगा हुआ है? CH2I। ये कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। अरे CH2I तो नीचे की तरफ होगा ना, क्योंकि आयोडीन बना ही कहाँ से था? नीचे की तरफ था। जब इट विल ओपन अप, आप ऐसे सोच लो कि प्रोजेक्शन आपको यहाँ से दिख क्या रहा है? यहाँ से आपको ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो यही तो अटैक करेगा यहाँ से। तो साइक्लाइजेशन जब हो रहा है, तो साइक्लाइजेशन तो कोप्लिनर होता है। तो अगर ये बॉन्ड ऊपर से है, तो ये ऊपर से ही रिंग बनाएगा। और ये अगर ऊपर से रिंग बनाएगा, तो आयोडीन कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ये जो CH2I ग्रुप है वो नीचे आएगी। तो CH2I ग्रुप नीचे आया, फिनाइल ग्रुप ऊपर आया। तो यही हो सकता है। वाइस वर्सा हो सकता था, हो सकता है फिनाइल नीचे जाता अगर आप उसको एक बार फिर फ्लिप कर देते। लेकिन मतलब कहने का कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो कैसी मिलनी चाहिए आपको? ट्रांस मिलनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल क्या है? सोल्यूबिलिटी ऑफ पूछिए Bi2S3 की एक्वा सोल्यूशन में, मतलब वो दी है 1.4 इंटू 10⁻20। और Bi3+ से Bi का रिडक्शन वैल्यू भी दी हुई है। और किसकी वैल्यू पूछिए? इस सॉल्ट की पूछिए। और ये सॉल्ट कैसा है हमारा? इनसोल्यूबल सॉल्ट है। तो जब भी आपके पास एक ऐसे आयंस की सोल्यूबिलिटी, मतलब ऐसे आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है जो कि सोल्यूबल है, मेटल आयन सोल्यूबल, इसका हमें E0 गिवन है। और पूछा किसका है? मेटल आयन इनसोल्यूबल सॉल्ट का, ये पूछा। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल आयन सोल्यूबल सॉल्ट एंड मेटल आयन इनसोल्यूबल सॉल्ट। वो क्या है कि, तो हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला, वो क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4s⁻², 3 की पावर क्यूब कितना होता है? 27 की पावर s3। और 27 4 का कितना होता है बेटा? 108 इसकी पावर 5। तो KSP हो गया 108 की पावर 108 इंटू S की पावर 5। अब हमारे पास तैयार है फॉर्मूला निकलने को। जो निकालना है वो है, E0 ऑफ सॉल्ट। जो गिवन है वो कितना है हमारे पास? E0 ऑफ आयन कितना दिया हुआ है? 0.226 प्लस 0.59 डिवाइड बाई n इंटू लॉग KSP। KSP इज 108 इंटू S की पावर 5। सोल्यूबिलिटी कितनी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर? 1.4 इंटू 10⁻20 की पावर 5। इतना पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल कैलकुलेट करें। चलिए वहाँ से, तो जो पहला कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको पहले सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ये लॉग के अंदर वाला पार्ट, 108 इंटू 1.4 इंटू 20 की पावर -5। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो पहले करेंगे 1.4 इंटू 10 की पावर 1.4 इंटू, मैंने क्या कहा था? 10 की पावर कितनी लिखनी है? -20। तो पहले क्या करो? 20 लिखो और फिर इसे माइनस साइन लगाओ और फिर इसके किसकी पावर में ले जाओ? 10 की पावर में। तो ये हो गया 1.4 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? नहीं, अब इसका क्या करना है? रूट, इसकी पावर 5 लेनी है। तो कैसे लोगे? इसकी पावर 5 लेनी है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा x की पावर y वाला फॉर्मूला, की पावर 5। कितना आ जाएगा ये? 5.37 इंटू 10 की पावर -100 आ गया। ये हो गया s की पावर 5। मल्टीप्लाई किससे करना है आपको? 108 से इंटू 108। कितना हो गया? 5.8 इंटू 10 की पावर -98। ठीक है, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? KSP की। अब क्या लेना है? इसका लॉग लेना है। तो ठीक है बेटा, लॉग ले लो। लॉग टू द बेस 10 लेना है, तो हम यहाँ पे लॉग ले रहे हैं। तो ये कितना आ गया? देखिए -97 आ गया। ये हो गया लॉग। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? देखते जाना अपने फॉर्मूले में, मुझे पता है। 0.059 डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 6, तो इंटू
0.059 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ रहा है? -0.956। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसमें क्या करना है? ऐड करना है कितना? 0.226 प्लस 0.226 ऐड कर, तो कितना आ रहा है? देखिए बेटा, -0.73। क्या कोई ऑप्शन है हमारा ऐसा -0.73 वाला? हाँ है, ऑप्शन नंबर। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। ये आपको कितना आ गया? -0.7। ठीक है, तो बहुत इजी था 4 मार्क्स के लिए। ओनली थिंग इज कि आपको ये एक स्पेशल रिलेशनशिप याद रखनी पड़ेगी। कौन सी? ये वाली जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, वो आपको यहाँ पर ये याद रखनी पड़ेगी। ई नॉट सॉल्ट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ आयन। आयन का मतलब सोल्यूबल सॉल्ट से है मेरा यहाँ पर, सोल्यूबल सॉल्ट से। और अरे यार, और इससे मेरा मतलब इन सोल्यूबल सॉल्ट से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यू नीड टू। ये थे आज के हमारे 5 सवाल। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको समझ में आया होगा एंड आपने ये वीडियो थोरोली एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि ऐसे ही वीडियोस और भी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंच सके। हो सकता है किसी को ये वीडियो हेल्पफुल हो। और देखिए, मेरा तो मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा मेन पर्पस ये है कि अगर किसी को भी थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो रहा है, 5% 10%, तो मेरा ये पर्पस ये सीरीज बनाने का सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। स्टे ट्यून, थैंक यू, गुड बाय।